Thank you, our inspiring program heads, Prableen and Smriti, for giving us a wonderful glimpse of the event. Your insights are truly appreciated. It is my privilege and honor to introduce our founder and chief advisor, mates, Dr. Nankishore Garg sir, by quoting sir's very own words here. Generosity is my first statement and it will be my last statement. Sir is an eminent figure amongst the masses who, with his humanitarian attribute, has always contributed selflessly not only in the building of Maharaja Agrasen Technical Education Society, but has also been contributing a great deal in bringing together various driving forces who move the nation for a brighter tomorrow. Sir is a significant source of inspiration and motivation for achieving all the aims and goals of MAIMS. Owing to Sir's tireless efforts, MAIMS is celebrating his joyous silver jubilee throughout this year, having an initiation from 14th August 2023, an occasion that was graced by the presence of the 14th President of India, Sri Ramnath Kovind ji, as well. We eagerly anticipate Sir's profound words as he will share with us. नमस्कार। आज अपने उन शहीदों को प्रणाम करते हुए जिनको अंग्रेज़ों ने एक दिन पहले ही फांसी दी, उन्हें भय था कि सुबह तक कहीं बगावत ना हो जाए लाहौर में, ऐसे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और आज ही हमारा न्याय व्यवस्था में एक अपना नाम रखने वाले जस्टिस J.S. वर्मा जी, जो सबके लिए मैं समझता हूँ आइकन हैं, और आज हम चौथी बार उनकी याद के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सौभाग्य मिला हमें परिवार की ओर से भी कि पहली बार हमें जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब और खानविलकर जी आए, यू ललित साहब और आए, और पिछली बार हमारे जस्टिस महेश्वरी आए, और आज हमारे बीच में सर्वोच्च न्यायालय के दो बहुत ही मैं समझता हूँ कि वर्मा जी के पद चिन्हों पर चलने वाले, जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी कार्यक्षमता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी देखी, राजस्थान के हाई कोर्ट से भी देखी, जस्टिस पंकज मित्तल जी और जस्टिस राजेश बिंदल जी आज हमारे बीच में। हमारा सौभाग्य है कि हमारे निमंत्रण पर वो दोनों आज हमारे बीच में हैं। जिस प्रकार अभी आपने रिपोर्ट में सुना कि लगातार कार्यक्रम 11 तारीख से चल रहे हैं। मेरा रोल केवल इतना है कि मैं महाराजा अग्रसेन सोसाइटी और महाराजा अग्रसेन के बारे में थोड़ा बताऊं। अधिकांश लोगों को मालूम है, और दोनों जजेस साहब ये भी एक मैं समझता कोइंसिडेंस है कि दोनों ही महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलने वाले। हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे अगर छोटे रूप में देखें तो उसी समाज से हैं जिससे प्रेरणा लेकर मेरे जैसे लोग, विनीत कुमार जी, TR गर्ग जी, हम सब लोग काम कर रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से। मुझे सौभाग्य मिला 1974 में ऑल इंडिया लेवल पर पहली बार जब डाक टिकट निकली, तो उस समय के संचार मंत्री शंकर दयाल शर्मा जी ने जब ये पूछा कि ये ऐतिहासिक पर्सनैलिटी है या नहीं, पहले ये सिद्ध करो, और आपका महाराजा अग्रसेन जी से क्या रिश्ता है। तो मैं तो MSc करके तुरंत बाद ही समाज सेवा में जुड़ा था, परंतु उनसे प्रभावित हुए, और उनको जब हमने बताया तो बहुत विद्वान थे, साहित्यकार थे, बाद में राष्ट्रपति भी हुए, और उनसे ही देश की सबसे बड़ी महाराजा अग्रसेन का स्टैचू कश्मीरी गेट पे जब लगवाने का हमें सौभाग्य मिला, तो उसका हमने अनावरण शंकर दयाल शर्मा जी से कराया था, जो कश्मीरी गेट पर महाराजा अग्रसेन पार्क में लगा। आज भी देश में सबसे बड़ा स्टैचू वही है। उनसे ही प्रेरणा लेकर हमने अग्रोहा का पुनर्विकास शुरू किया,
और 1990 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और आने वाले कुछ दिनों में अग्रोहा फिर से विश्व के मानचित्र पर एक बहुत बड़े शहर के रूप में होगा, क्योंकि उसका जो मास्टर प्लान बना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी महाराजा अग्रसेन पे रखा गया है। और दीपक सिंघल जी जो उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, वो आजकल उस काम को देख रहे हैं। 10,000 एकड़ में नया अग्रोहा बनाने की कल्पना को साकार करने का काम शुरू हुआ है। 5,000 साल पहले कोई व्यक्ति हुआ हो जिसकी ऐतिहासिकता पे भी संदेह करते हो लोग, उसके बारे में धीरे धीरे रिसर्च होंगी। टीलों की खुदाई में कुछ चीज़ें निकली थी और कुछ फिर से खुदाई हो, यह भी हरियाणा सरकार ने मान्य किया है। महाभारत युद्ध में महाराजा अग्रसेन जी पांडवों की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, ये सिद्ध करता है कि वो हमेशा सत्य की तरफ थे। और किस प्रकार की आदर्श व्यवस्था स्थापित की, उसका उदाहरण ये है कि उन्होंने अहिंसा के ऊपर बल देने के लिए यज्ञ के अंदर पशु बलि का निषेध किया, जनपदों में डिस्ट्रीब्यूट किया पूरा अपने राज्य को। जो राज्य आज राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा भरतपुर से लेकर उत्तर प्रदेश का हरिद्वार तक का ऊपर का हिस्सा और लाहौर तक का इलाका उनके राज्य में था, ये रिकॉर्डेड है, वो नक्शे अवेलेबल है। और वो किसी एक जाति के नहीं थे कि ये कई बार कन्फ्यूज़न लोग हमारे लोग भी करते हैं। वो महाराजा थे तो सभी के थे, उस राज्य में सभी जातियाँ, या उस समय जातियाँ इस रूप में नहीं थी जो आज हो गई हैं। हमारे हरियाणा में तो अभी भी कहावत है कि 36 जाति, परंतु भारत सरकार का रिकॉर्ड 10,000 जातियों पर जा चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड तो अजीब देश है हमारा, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कभी लिस्ट बनाई थी तो शायद 6,000 के आसपास थी और धीरे धीरे 10,000 हो गई। ये 20,000 भी हो सकते हैं स्पेलिंग भेद से या बाकी कारणों से, परंतु ये देश एक रहा है। इस देश को शंकराचार्य जी ने चारों पीठों की स्थापना की थी, सोच समझ के की थी कि इस देश के दक्षिण भारत का पुजारी बद्रीनाथ में हो, क्यों व्यवस्था की थी। आज भी अभी मैं बैंकॉक गया था लोहिया जी के साथ, तो वहाँ के जो राम नौवा मानते हैं और वहाँ राज्याभिषेक जब होता है तो तमिल ब्राह्मण है, आज भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये कितना प्राचीन देश है, इस देश के बारे में अपने को समझना समझाना आवश्यक है। हमारी शिक्षा पद्धति में वो सब चीज़ें गायब हो गई थी, अब फिर से पुनर्स्थापित होंगी। हम अपने को जानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, अपनी अच्छाइयों को जानेंगे, अच्छाइयों पर गर्व करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, जब तो एक आदर्श व्यवस्था बनेगी। और वो 1-2 साल का काम नहीं होता, वो टाइम लगा करता है। और इसीलिए अब टारगेट आपके मेरे सामने 2047, जब 100 साल मनाएं उस दिन तक भारत में जितने ये कमियां हैं, अभाव हैं, ये सब दूर हों। कौन करेगा? आप, हम मिल के करेंगे। भूख, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये सब इतनी गहरी जड़ें ले चुका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कितनी जजमेंट ने कितनी विचार करेंगे। मैं रोज़ जब पढ़ता हूँ, कल परसों भी एक जजमेंट पढ़ा है जस्टिस मित्तल का भी, कितना सोच समझ के देना पड़ता है, किस प्रकार माइन्यूट देखना पड़ता है। कई चीज़ें हमें पसंद आ सकते हैं, कहीं नहीं भी आ सकती आम लोगों को, पर तो न्याय को तो न्याय के हिसाब से ही देखना हो, उस कुर्सी पर बैठकर न्याय ही हो। यही तो JS वर्मा जी ने बताया हम सबको, और यही आज के हमारे दोनों बहुत ही सुलझे हुए न्यायाधीश कर रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र मजबूत रहे उसके लिए न्याय व्यवस्था का स्ट्रांग होना भी उतना ही आवश्यक है। परंतु न्याय व्यवस्था में भी आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनके अंदर की भी कई बार भावनाएं, वो सरमन देने का काम नहीं है। कई बार उपदेशक हम बन जाते हैं, वो प्रोफेसरों के लिए काम छोड़ें, आचार्यों के लिए छोड़ें, पर कई बार न्यायाधीश के अंदर भी पुरानी वो जग जाती होंगी। वो उपदेश देना या फालतू का बोलने का भी कुछ रिवाज, फालतू टिप्पणी करने का रिवाज भी कुछ फिर से बढ़ रहा है। कैसे कर्म किया जाए, कैसे, ये तो आचार संहिता बाहर से नहीं होगी तो अंदर से होगी। कम से कम बोलें, उनकी तो कलम बोलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और न्याय त्वरित मिले। इसके लिए जितने भी लेक्चर, मैं भी न्याय का इसका विद्यार्थी रहा हूँ, 1980 का पास आउट हूँ दिल्ली से, परंतु आज तक जितने भी भाषण सुने,
जितने भी बड़े लोग आए कहते हैं बस मुकदमों को अब हम कम कर देंगे, और जितना कम करने की बात करते हैं उतने ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि 40% मुकदमे तो सरकार के हैं। सरकार अपील पे अपील, अपील पे अपील, उस पर कोई रोकने वाला नहीं। एक अपील के बाद अगर उसमें दम नहीं है तो फिर अपील कर दें कि उनकी जेब से तो पैसा नहीं लगता। सरकारी वकील की तनख्वाहें या फीस इतनी कम है कि डेट लेने के पैसे सामने वाला मेरे जैसा आदमी देता है। तो न्याय व्यवस्था के अंदर ये जो घुस गई हैं बीमारियाँ, तारीखें मिलेंगी, न्याय नहीं मिलेगा, इसको देखने के लिए भी आखिर क्या पद्धति हो। शायद 1 जुलाई से 3 ये जो हमने बदले हैं अंग्रेज़ों के मैकाले के ढो रहे थे, जिसके अंदर दंड संहिता थी, न्याय संहिता नहीं थी। कितना अजीबोगरीब देश है। 1958 से हम इंडियन पेनल कोड को, CRPC को, इनको ढो रहे हैं, एविडेंस एक्ट को ढो रहे हैं। कितनी चीज़ें बदल गई। आज के साइबर युग में एविडेंस के सारे तरीके बदल गए हैं, परंतु बदलने के लिए व्यवस्थाएं तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि नोटिफाई हो गए हैं और उसकी तैयारियां भी चली रही होंगी 1 जुलाई से। उनसे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मुकदमेबाजी, जिसको अभी भी मैं ये अल्टरनेट जब शब्द बोलते हैं तो मुझे कई बार चुभता है। ADR अभी भी हम बोल रहे हैं, ये मुख्य थे हमारे। समझा बुझाकर गांव में, क्षेत्र में जाति व्यवस्था मुकदमों को सॉल्व करती थी। कोर्ट में जाना ना पड़े ऐसी व्यवस्थाएं थी इस देश। बड़े बूढ़े बैठ के समझाया करते। आज हर चीज़ कोर्ट में जाएंगी तो कैसे सॉल्व होंगे? कितने आप न्यायालय बनाएंगे? कितने आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे? 2 शिफ्टों में गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 शिफ्ट में चल रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं चल रहे। हमारे यहाँ छुट्टियाँ भी अंग्रेज़ों ने जो तय कर दी थी, ये गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, ये इसकी होंगी, ये उसकी होंगी, छुट्टियाँ कम से कम हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए रात को न्यायालय ना खुले, आम आदमी का जितना ज़्यादा ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, ये डिले कर रहे हैं सारे प्रोसेस को। जितने एक्टिविस्ट हैं जो लेके PIL खड़े रहते हैं, जिनको और कोई काम ही नहीं, वो आम लोगों के न्याय को और देरी से कर रहे हैं। उसमें और देरी होने का कारण ये कि सारा समय इन चीज़ों पे लगता है। तो इस देश के अंदर परिवर्तन है, शिक्षा पद्धति और न्याय व्यवस्था में परिवर्तन देरी में शुरू हुए हैं, तेज़ी से हों, इसके लिए हमारे दोनों जो न्यायाधीश बैठे, इनसे भी मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको स्पीडअप कैसे हो, इस व्यवस्था के अंदर कैसे सुधार हो और लोगों तक न्याय पहुँचे। और हमारे जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनका यूटिलाइज भी किया जा सकता है। इस सो कॉल्ड ADR में कुछ कुछ हुआ है शुरू। इतने अच्छे अच्छे बड़े प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी रेपुटेड लॉ डिपार्टमेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे, उनका उपयोग करना चाहिए। उनके पास कुछ भेज के नाम नूम हटा के भाई इसके अंदर आप अपनी ओपिनियन दे दें। ये मामले हैं इस टाइप के, और सिमिलर मामलों को क्लबिंग कर दिया जाए। मेरे एक मित्र थे चतुर्वेदी, IRS थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 1 साल के अंदर टेक्नोलॉजी का उसका उपयोग करके मुकदमे बहुत घटाए थे। परंतु ऐसे लोग बहुत हैं अवेलेबल। आज हमारे पास विश्व के सबसे सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर हम बना पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नंबर 1 हैं, और हमारा अपने इंस्टीट्यूट के लोग, बच्चे भी 1-1 करोड़ के पैकेज में जा रहे हैं। कुछ प्रतिभा तो है हमारे बच्चों, पूरा विश्व उसको मान्यता दे रहा है कि भारत के लोगों में दमखम है। तो ये थोड़ी न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों जुड़ी हुई चीज़ मानता हूँ। इनमें सुधार शुरू हुआ है और 3-4 साल में ये सबके सामने होगा। हमने भी इसीलिए संस्थाएं शुरू की थी। 1998 में संस्था शुरू की। एक भी संस्था 98 उसके बाद रियल सेंस में सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं राजनीति में भी रहा हूँ, सामाजिक जीवन भी है। सब के सब कमर्शियल लोग हो गए, सब पैसा बनाने की मशीन हो गई, कॉलेज स्कूल खोल के। परंतु उसमें जो ठीक रहना चाहें, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए 100 साल से हम वेस्ट कॉलेज या वेस्ट इंस्टीट्यूशन रोहतक में चला रहे हैं। अभी हम बनारस थे पिछले सप्ताह, सबसे पहले अग्रसेन जी का सही नाम स्टैंडर्डाइज बनारस से हुआ। सबसे पहले अग्रवाल समाज के कॉलेज स्कूल वहाँ खुले। जिस पूरे देश के अंदर कहीं भी जाएं तो शिक्षा के अंदर बड़ा योगदान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के 10 कॉलेज आज भी आप छांटेंगे तो 10 के 10 अग्रवाल समाज के हैं। श्री राम कॉलेज से शुरू करें, लेडी श्री राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, जितने भी आप, दौलत राम कॉलेज,
क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये बात थी कि हम देश के लिए कुछ करें, परंतु उनको भी उसी एंगल से देखेंगे, ये कमर्शियल हैं तो देश की व्यवस्था के अंदर क्योंकि कॉमर्स इतना बढ़ गया तो एक इंस्पेक्टर की नज़र से देखेंगे तो कुछ नज़र और आएगा, एक सहयोगी के रूप में देखेंगे तो कुछ नज़र और आएगा। परंतु हमारा ध्येय है 300 का एडमिशन है हमारा लॉ में हर साल, और 30 LLM में है। नॉन अटेंडिंग ये वो आते हम नहीं करते, सीटें खाली रहें कोई बात। आज हम 10,000 विद्यार्थियों को LKG से लेकर PhD तक हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में टॉप के कॉलेज, आज सरकार से 3 यूनिवर्सिटी में दिल्ली के अंदर बेटर रिजल्ट हम दे पा रहे हैं, इंदिरा गांधी से भी, और IIT ट्रिपल जिसकी फ़ीस हमसे 3 गुना है सरकार का होते हुए, उससे बढ़िया रिजल्ट हम दे पा रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर है बेस्ट पेड है, हमारे यहाँ से सरकार में ही जाएगा, नहीं तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। हमारा जो एडमिशन है वो बिल्कुल फेयर है, 90% तो गवर्नमेंट कर रही है, बाकी 10% उनकी सुपरविज़न में है। उसके बाद भी सरकार से जितना शाबाशी मिलनी चाहिए या कॉपरेशन मिलना चाहिए, दिल्ली सरकार ने तो शिक्षा विभाग को टोटली ठेके पे दिया हुआ था, अब देखो शायद कुछ सुधार हो। इसलिए यही कामना करूँगा कि होली से अच्छे दिन फिर शुरू होंगे अब, और देश अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको न्याय मिले, इसके लिए हम भी अपना योगदान दे सकें। और उसके लिए मेरा लॉ डिपार्टमेंट, रजनी मल्होत्रा जी भी बाई चांस प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं, प्रवीण जी और बाकी इनके सभी सहयोगी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे नया डिपार्टमेंट है हमारा, मेरे ख्याल में अभी 3रा बैच निकलेगा, और उसके बावजूद हमने अपना एक स्थान बनाया है। और आने वाले दिनों में 15-20 साल तक हम भी जस्टिस मित्तल जैसे, जस्टिस बिंदल जैसे जुडिशरी में भी लोग भेजने में समर्थ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, जो देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज़ी से चलाकर सबको न्याय देने की जो एक ध्येय है, जो राम की कल्पना थी, गांधी की कल्पना थी, अंबेडकर जी की कल्पना थी, उसको हम सब मिलकर साकार करेंगे। जय हिंद। Thank you so much, sir, for setting up the right example for us to look up to. It is always a pleasure to listen to your insightful words about the role of the society and education for bringing good human beings.